A very pleasant good evening to one and all present here. My name is Ayush Thakur. I am an inspired scholar by Department of Science and Technology, Government of India, and I am a student of MSc Honours Botany at Department of Botany, Punjab University, Chandigarh. The topic for today's my conversation is why stubble burning continues to suffocate North India. So I will be giving and expressing my views on this topic. And firstly, I would like to thank the organizers of the Graduate Scholar Talk series, Saksha, the History Society, Department of History, in association with Internal Quality Assurance Cell, Shamlal College Evening, University of Delhi, for giving me this wonderful opportunity to express my views and giving me this platform so that I can express my views on this topic. सो ये जो आज हमारा टॉपिक है कि वाई स्टबल बर्निंग, ये स्टबल से हम क्या समझते हैं, तो हम इस पूरे टॉपिक का आज हम एक साइंटिफिक पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम बन रही है कंटेम्प्रेरी टाइम में। अभी जैसे अगर हम अभी आज मैं दिल्ली को देख रहा था, तो आज मैंने देखा कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 402 है, जो कि बहुत मतलब खतरनाक है, हजार्डस कैटेगरी में। तो ये सिचुएशन दिल्ली की क्यों बनी और पिछले 20 सालों में ही हम इस सिचुएशन को क्यों देखते हैं। तो अगर हम पुरानी दिल्ली को देखें तो 19वीं सदी के एक बड़े फेमस पोइट हुए मिर्जा गालिब, तो उनसे कोई पूछता है कि उनके लिए दिल्ली क्या है, तो वो कुछ इस तरह से अपनी शायरी में जवाब देते हैं कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि ये दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कहेगी कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। लेकिन ये मिर्जा गालिब की 19वीं शताब्दी की दिल्ली थी, और आज 21वीं शताब्दी की दिल्ली जिसको पूरी जिस्म की जान बताया गया, उसकी क्या हालत है। हम ये तस्वीरें देख सकते हैं इस साल की कि किस प्रकार से राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राजपथ जो है पूरा का पूरा धुआं धुआं हुआ पड़ा है। तो ये पूरी की पूरी जो दिल्ली की समस्या है, ये पूरा धुआं धुआं है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी होता है या क्या क्या ऐसी समस्याएं आती हैं, हम इसको जानेंगे। तो जो एक जिस्म था, वो जिस्म की जो जान थी 19 21वीं शताब्दी में, वो आज नहीं बची है। कुछ एक नजर डालते हैं कि आज की दिल्ली किस प्रकार से है। जब हम मैं आज की दिल्ली में डालूं तो ये कुछ दिल्ली का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, लेकिन जो हमारा कंसर्निंग चीज है वो ये है कि जो पोल्यूशन रैंक है दिल्ली का, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, वो दुनिया में चौथे स्थान पे है, और दुनिया की कैपिटल कंट्रीज में ये पहले स्थान पे है। और इस बार जो हमने G20 की को होस्ट करा, उसमें G20 की जितनी भी सिटीज थी, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज की जितनी भी सिटी में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी थी, वो दिल्ली थी। तो दिल्ली ये इतनी ज्यादा पोल्यूटेड सिटी क्यों बनी, इसके क्या कारण थे, जो ये दिल्ली को टैग मिला हुआ है, ये क्यों है, आज हम इस पूरे फैक्टर्स को जानेंगे। जो ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, बहुत एक साइंटिफिक टर्म है। मैं आपको एक लेमैन के टर्म में ये समझाना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कंबस्शन के प्रोसेस, जब हम कुछ भी जलाते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल और जो ह्यूमन हेयर है उससे भी ये कितने छोटे हैं। और ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि हवा में मिल जाते हैं, और हवा में मिलने के बाद क्या करते हैं कि हमारे हमारे को तरह तरह के क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब मैं धुएं की बात कर रहा हूँ, हम बार बार फोग की बात करते हैं कि बेसिकली ये फोग है क्या। तो जो फोग का बनना होता है वो एक बड़ी एक नेचुरल चीज है। फोग जो है वो एक समस्या का कारण नहीं है, फोग बड़े एक नेचुरल चीज से बनते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जो अर्थ की जो गर्म हवाएं वो ऊपर की ओर जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की ओर रह जाती हैं। जब ठंडी हवा नीचे की ओर रह जाती हैं, जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, जिस प्रकार से हमें फोग मिलती है। लेकिन ये फोग जो है वो दिल्ली में कई सालों से बनती आ रही है, लेकिन ये फोग समस्या का कारण नहीं है। जो असली समस्या है वो है ये स्मोक। तो ये स्मोक बेसिकली क्या है, स्मोक बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक फोग है जो कि एक नेचुरल कारण से बन रही है, उसमें ये स्मोक मिल जाती है। स्मोक क्या है, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, किसी भी चीज का कंबशन हो रहा है, धूल के पार्टिकल्स हवा में जा रहे हैं, जो ही मैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 या पर्टिकुलर मेटल 10, जो कि 2.5 और 10 है, ये उन पार्टिकल्स का साइज है। तो ये जब भी इसके साथ मिल जाते हैं तो ये क्या करा बनाते हैं, एक स्मोक का कारण बनते हैं। पर ये स्मोक क्यों खतरनाक है, आइए हम उसको समझते हैं। इस बार में हमने ये देखा कि बार बार हम न्यूज की हेडलाइंस देखते थे। इस बार अक्टूबर की हमने हेडलाइंस देखी, नवंबर की देखी, तो दिल्ली का आनंद विहार का एरिया या कुछ एरियाज में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 999 तक पहुंच गया था। यानी इतना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गया था, जो कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर है वो केवल 0 से लेके 1000 तक ही मेजर कर सकता है, लेकिन उसकी जो पूरी वैल्यू है उसको भी ले गया था। यानी इतने हद तक दिल्ली धुआं धुआं होगी, इतना हद तक दिल्ली में पोल्यूशन था, तो जो कि हम इस साल की न्यूज रिपोर्ट्स के कारण देख सकते हैं। बेसिकली जिस हम AQI की बात करते हैं, बार बार आज की फैंसी टर्म्स में बड़ा यूज होता है कि भाई कितना AQI है आज का, या क्या AQI चल रहा है आजकल।
तो AQI बेसिकली जिन मैंने आपको पर्टिकुलेट मैटर की बात करी 2.5 की, उसको मेजर करता है कि वो हवा में कितना प्रेजेंट है, उसको एक मेजर करने का एक पैरामीटर है। तो जो WHO ने गाइडलाइंस दी है कि जो हम ये मानते हैं कि 0 से 100 तक का अगर AQI है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो वो अनहेल्दी माना जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये तो इस बार का जो AQI था वो तो 500 से भी ऊपर चला गया, मतलब 999 तक पहुंच रहा है दिल्ली के कुछ इलाकों में। और जो पिछले डेटा के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि कैसे कुछ महीनों में, जैसे 2020 का ये डेटा है कि अगस्त सितंबर ये मॉनसून के बाद के महीनों में एकदम एक्सपोनेंशियली ये पीक लेता है, जो AQI हजार्डस हो रहा है, पर्टिकुलेट मैटर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? और हम एक और पैरामीटर में देख सकते हैं कि सुबह के समय भी जो AQI होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि आप बाहर ना निकलें। तो ये तो होगी AQI की बात की, AQI इन पैरामीटर से बंदा। जो AQI में पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसके बड़े ज्यादा हजार्डस इफेक्ट्स हैं हमारे प्रति, क्योंकि हमारे ब्लड में जाता है, हमको कैंसर कॉज कर सकता है। भी जितने भी हार्मफुल इसमें गैसेस होते हैं जो इस डिमेंशन के पार्टिकल्स में होती है, ये DNA म्यूटेशन कर सकता है, लिवर डिजीजेस करता है, लंग डिजीज कर सकता है, तरह तरह की हमारे लिए जो ह्यूमन हेल्थ पे इसके बड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो उनके ऊपर, चाहे वो फंजाई हो बैक्टीरिया, उसके ऊपर भी इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। पर अब ये समझते हैं कि जो ये पूरी की पूरी, जिसने दिल्ली में जो पूरी की पूरी स्मोक की चादर है, इसको साइंटिफिक या जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसको बोल देते हैं द ग्रेट दिल्ली स्मोक। सो इस ग्रेट दिल्ली स्मोक में हम ये जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, पावर प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रही हैं इसमें, अपना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और जिस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पे आज मैं बात करूंगा वो होगा एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग, जिसे हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग, कि उसका भी 3% कंट्रीब्यूशन है। पर इसको हम ये ना समझे कि भाई इसका तो केवल 3% ही कंट्रीब्यूशन है, तो ये क्यों इतना बड़ा फैक्टर बन रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दिल्ली में, हम ये देख सकते हैं कि उस मानसून के सीजन के बाद जब एग्रीकल्चर रेजिड्यू को बंद किया जाता है तो कितना ज्यादा पोल्यूशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, अमलगामेट होके कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और एकदम भयावह सिचुएशन ले लेते हैं दिल्ली के लिए। ये कुछ डेटा मैंने देखा कि दिल्ली में जब ये AQI के पैरामीटर्स 1999 में फर्स्ट ITO के पास AQI को मेजर करने का मीटर लगा, तो हम देख सकते हैं कि जो एक WHO का स्टैंडर्ड है और ये इंडियन स्टैंडर्ड है, 2008 के बाद, 2009 के बाद सब्सिक्वेंटली कैसे हम उसके स्टैंडर्ड के बाहर जा रहे हैं, यानी जो उसकी गाइडलाइंस है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ये AQI होना चाहिए, कितना, हम तो उसके बहुत बाहर जा रहे हैं। और 2009 के बाद, तो ये समस्या जो है वो 2009 के बाद ही क्यों पैदा हुई, आइए आज हम इस समस्या को भी जानेंगे। ये कुछ हम दिल्ली के पैरामीटर देख सकते हैं कि 1998 में कितना कम था। जो हमें डार्क ब्राउन कलर्ड स्पॉट दिल्ली में दिख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन बता रहा है कि कितना पर्टिकुलेट मैटर, जो सैटेलाइट इमेजेस से हम दिल्ली में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये पर्टिकुलेट मैटर जो वो दिल्ली आज के समय पे, यानी 2020 एंड 21 में, 2010 के बाद इसने कितना ज्यादा अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाया है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 2006 से स्टडी की गई 2022 तक, कि कुछ महीनों में हमने देखा कि मानसून के बाद जो कुछ महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें जो पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये सर्दियों के महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम दिल्ली में ही क्यों है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज देश की कई सिटीज में हो रही हैं। जब ये देश की कई सिटीज में हो रही है तो दिल्ली इसका एपिसेंटर क्यों बन जा रहा है? तो इसके लिए दिल्ली की ज्योग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब सर्दियों का समय आता है, मानसून के बाद, जब ये ईस्ट कोस्ट से जब मानसून की जो वेव्स आती हैं वो कम हो जाती हैं, तो जब मानसून का सीजन खत्म हो जाता है तो नॉर्थ वेस्टर्न जो विंड आती है वो बड़ी स्लो चलती है। और स्लो चलने के कारण क्या होता है कि दिल्ली एक पैक्ड रीजन बन जाता है, दिल्ली एक सिंक बन जाता है, क्योंकि दिल्ली नॉर्दर्न साइड से हिमालय से घिरा हुआ है और अपने साउदर्न साइड से विंध्याचल रेंज से घिरा हुआ है। तो होता क्या है कि जो ईस्टर्न रीजन से भी जो विंड आती है और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से भी विंड आती है, वो पूरी की पूरी दिल्ली में ही जम जाते हैं, और वो दिल्ली से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि विंड की स्पीड बड़ी ज्यादा कम हो जाती है। विंड की डायरेक्शन ऐसी है कि भले वो पाकिस्तान में कोई पोल्यूटेंट्स हो या जहां के भी तरह तरह जगहों के इंडिया के नॉर्दर्न इंडियन रीजन के पोल्यूटेंट्स हैं, वो आके दिल्ली में क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो ये थी दिल्ली की सिचुएशन कि वो दिल्ली में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बट ये स्टबल बर्निंग है क्या? बहुत से लोग अगर एग्रीकल्चर से फेमिलियर नहीं है तो होता क्या है बेसिकली कि जो भी हमारी खेती है, जो भी हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे गेहूं होगी, चावल होगी, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जब हम जो किसान है उसके लिए
प्रॉफिटेबल क्या है, उसके लिए तो ये सीड प्रॉफिटेबल है। तो वो क्या करते हैं कि आजकल जो ऐसी मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर के सीड को ले लेती हैं, और खेतों में जो ये नीचे का पोर्शन बचता है, जो पूरा का पूरा उसका स्टबल जो बचता है, जैसे हम कहते हैं कि सीड को हटा के जो भी पोर्शन सॉइल में बचता है वो बच जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो गेहूं का स्टबल है उसमें इतना ज्यादा सिलिका नहीं पाया जाता, और पशु जो है वो उसको बड़ा इजीली खा लेते हैं, यानी पशु उसको इजीली खा लेते हैं, तो फार्मर्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं बनती है, तो फार्मर्स उसको इजीली पशुओं के लिए फॉडर का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो राइस का जो फॉडर है या राइस का जो ये पूरा का पूरा स्टबल है, ये इसको पशु भी खाना पसंद नहीं करते हैं, और पशु जब खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसका कोई सेकेंडरी यूज भी फार्मर्स के लिए नहीं होता कि एज ए वो फॉडर बेच सकें। तो वो क्या करते हैं कि खेतों में इसको जला देते हैं, उनके लिए किसी काम का नहीं था क्योंकि इसमें हाई सिलिका होता है, तो वो उसको जला देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उस जलाने की प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टबल बर्न करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि पुराने टाइम पे क्या होता था, मैनुअल हार्वेस्टिंग होती थी, लोग नीचे से पूरी जड़ से उस पूरे के पूरे गेहूं या धान को काटते थे। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जब कंबाइन हार्वेस्टर आ गए तो वो ऊपर ऊपर का काटते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल उनके लिए वही है। तो ये जो एक मेन प्रॉब्लम बन रही है आज के टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था जब मैनुअल फार्मिंग हुआ करती थी। ये इसी साल की नासा की कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो रेड रेड हमको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कि आग लगी है, जिन जिन रीजन्स पे आग लगी है। तो नवंबर 2 में ये पूरा का पूरा जो पूरा पंजाब का एरिया है, कि हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इसमें पूरी आग लगी है, कुछ हरियाणा के रीजन्स में भी आग लगी है। तो पूरा का पूरा पंजाब कितना कंसंट्रेटेडली जहां पे आग के फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जब भी ये फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये स्टबल बर्निंग है, एंड स्टबल बर्निंग से फिर ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये एक डेटा है जो हम समझ सकते हैं कि कितना मिलियन टन जो है वो स्टबल जो है, कितनी फायर्स लगी हैं और कितना मिलियन टन जो है वो स्टबल जलाया गया है। तो 2022 में ये 14,000 तक जो इतना ज्यादा 14,000 तक हमने फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट करे हैं। तो इतने ज्यादा ये धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है कि 2014 में इतने, 2016 में इतने, और जो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये फायर के इंसिडेंट्स हैं। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि ये क्यों प्रॉब्लम बनी, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम बनी कि जो पिछले 70 सालों में हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करा, जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आए, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज हुआ, उनके कारण ये बना। 2022 में चाइना की एक यूनिवर्सिटी स्टडी करती है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ और वेस्टर्न यूपी के रीजन में हुआ, उसके क्या हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ये चाइना की यूनिवर्सिटी स्टडी करती है कि जो पिछले 70 सालों में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज बन रहे हैं। तो वो ये फाइंड करते हैं कि बेंजोल पेरीन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्सिनोजेनिक है, भी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है। तो जैसे जैसे स्टबल बर्निंग होता है तो इसका भी कंसेंट्रेशन क्या है, एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। तो जब इसका कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ये किसका कारण बनता है, लंग डिजीजेस का कारण बनता है, लंग कैंसर, लंग डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, जितने भी रेस्पिरेटरी लेवल के इश्यूज हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो दिल्ली का रीजन है, ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न जो ये रीजन है, ये वेस्टर्न हिमालयन जो रीजन है, राजस्थान है, ये एक तरह से एपिसेंटर बना हुआ है ब्रोंकाइटिस, लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स का, जो कि बढ़ रहे हैं। और इसका सब्सिक्वेंटली कारण क्या माना जा रहा है, ये पर्टिकुलेट मैटर जो कि स्टबल बर्निंग से कोज हो रहा है। बट ये समस्या आई क्यों, ये समस्या क्यों बनती है? तो अगर हम इसको समझे तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आज जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे फूड में दो ही चीजें मेन है, एक चावल और दूसरा गेहूं। या तो हमने शाम को चावल खा लिया या तो गेहूं खा लिया, सुबह भी वो खा लिया वो खा लिया। यानी पूरा का पूरा जो हमारे डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारा स्टेपल फूड है वो क्या बन गया, राइस और गेहूं। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960s के दौर में क्या होता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आता है, फेमिनिन काइंड ऑफ सिचुएशन आती है, और उसमें क्या होता है कि रिवोल्यूशनरी एक ग्रीन रिवोल्यूशन आता है जिसके प्रोफाउंड लीडर्स एम एस स्वामीनाथन थे। तो उससे क्या होता है कि दो फूड क्रॉप्स पे उसको बढ़ाने पे बड़ी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, एक गेहूं और दूसरी चावल। तो इनको बढ़ाने पे बड़ी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, खास करके पंजाब और हरियाणा का रीजन, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस बनता है, पर बेसिकली उसकी जो क्लामेटिकल सिचुएशंस है या जो उसका नेचुरल ज्योग्राफी है वो राइस की और गेहूं की क्रॉप को फेवर ही नहीं करता है। क्योंकि ये जो दोनों क्रॉप्स हैं इसमें बड़ा ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा नेचुरल वो वाटर नहीं है। तो यहाँ पे वाटर किस पे डिपेंडेंसी है, दो फैक्टर्स पे, या तो कैनाल्स पे जो कि हिमाचल से कैनाल्स आ रही हैं, या तो दूसरा ग्राउंड वाटर पे। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने जो हमारा पुराना फूड था, जो हम मोटा अनाज खाया करते थे, बाजरा, जो हमारा इतना मिक्स फूड अनाज था, वो हमने छोड़ दिया और इतना ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया कि आज सब हम ये खा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों चीजों को खा रहे हैं तो इन दोनों चीजों की डिमांड भी बढ़ रही है।
यानी जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे ग्रेन प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन ने चेंज करा, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज भी इसने दिए। तो उन्हीं एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में एक था स्टबल बर्निंग। तो अब आइए हम उसको जानते हैं। हुआ कि बेसिकली जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि पंजाब और हरियाणा का जो रीजन था, ये कभी भी गेहूं एंड चावल की खेती को करने के लिए बना ही नहीं था। तो जब ये गेहूं और चावल की खेती को बनने के लिए करा ही नहीं, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर दिया, बड़े बड़े बोरवेल्स लगाए। तो इससे क्या हुआ कि पंजाब में बड़े बड़े लूप होल्स पाए गए, कि पंजाब में क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर का जो स्तर था, या हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर का स्तर था, वो कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर की प्रिवेंशन के लिए क्या करा कि 2009 में पंजाब और हरियाणा में एक एक्ट ला दिया, जिस एक्ट के कारण क्या हुआ कि जो राइस की जो सोइंग है, यानी राइस की जो सोइंग है, उसका एक उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम बना दिया कि हम राइस को क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम इसको सो करेंगे। यानी 10 जून से पहले हम इसको सो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 जून के बाद मानसून रीजन आता है। तो मानसून रीजन में कहता है कि जो वाटर जो होता है वो उसका वाटर की फिर इतनी ज्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी नहीं बनती, क्योंकि नेचुरल मानसून आता जाती है। इन पंजाब और हरियाणा ने ये स्टेप लिया, लेकिन इसरो की 2019 की स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि इस स्टेप ने, जो ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली, इसके कारण क्या हो कि इसने एयर पोल्यूशन की एयर क्वालिटी को क्या कर दिया, वर्स कर दिया। ये हम देख, और एयर क्वालिटी को तो वर्स करा, लेकिन फिर भी इसने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा। तो हम देख सकते हैं कि जो रेड होल्स हैं, ये है कि यहाँ पे बिल्कुल पानी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे जा चुका है। तो पंजाब का एक मैप है, हम देख सकते हैं कि 2019 में कितने ज्यादा पूरे साउदर्न पंजाब में रेड होल्स बन गए हैं। तो इस प्रॉब्लम ने क्या करा कि पहले क्या होता था कि राइस जो है वो मई के महीने में लगाया जाता था, और वो हार्वेस्ट हो जाता था मानसून के महीने में। तो जब उसकी स्टबल को जलाया जाता था, तो वो जब पानी पड़ता है, बारिश पड़ता है, तो वो उसके साथ हवा में, उसको साथ पानी के सोर्सेज में मिला देता है, यानी फिर वो हवा में नहीं बचता। लेकिन अब क्या हुआ कि राइस का कल्टीवेशन थोड़ा लेट हो गया, हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट होगी, मानसून के बाद होगी, पोस्ट मानसून होगी। तो इससे क्या हुआ कि अब मानसून का इतना बारिश पड़ती नहीं है, और वो पूरे के पूरे पर्टिकुलेट मैटर क्या रहते हैं, हवा में रहते हैं, और हवा में रह के फिर वो आगे चल के दिल्ली में सिंक हो जाते हैं। जो कि मैं आपको पहले भी फैक्टर बता रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाटर इंटेंसिव क्रॉप आई, ज्यादा पानी का ग्राउंड वाटर का यूज हुआ, पंजाब एंड हरियाणा ने एक्ट ला दिया। एक्ट लाने के बाद क्या हो कि प्लांटेशन के पीरियड को शिफ्ट करा गया। जब प्लांटेशन के पीरियड को शिफ्ट करा गया, तो जो हमारी रब्बी की फसल थी, जिसे हम गेहूं बोलते हैं, वो उसका टाइम तो बड़ा क्लोज आ गया बोने का। तो फार्मर्स के पास बड़ा कम टाइम बचा, उन्होंने सोचा कि हमें अगली फसल बोनी है, तो झट से इसको जलाया और इसकी प्रॉब्लम को खत्म करा, जिसने जाके क्या कर दिया, एयर पोल्यूशन बढ़ा दिया। लेकिन जब मैं इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, तो कभी क्या किसी ने सोचा कि ये फार्मर्स की प्लाइट क्या है, फार्मर्स ऐसा क्यों करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्या उनकी समस्या है, क्यों फार्मर्स ऐसा कर रहे हैं? हम ये देख सकते हैं कि जो जब हमारा देश आजाद हुआ 1960s के बाद, क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे में जब 1990s में क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम हुई, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होने का मतलब है कि फार्मर्स की इनकम कम हो रही है, तो फार्मर्स इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो फार्मर्स की जब इनकम कम हो रही है, तो बहुत कम लोग फार्मिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। बड़े बड़े, जब हम पंजाब हरियाणा में एक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि हर कोई कनाडा जा रहा है, मतलब देश छोड़ रहे हैं, नो बडी इज लाइकिंग टू डू फार्मिंग, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कम है, इतना ज्यादा उनको मनी नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों फार्मर्स कर रहे हैं? होता क्या है बेसिकली कि जो गेहूं और ये चावल की फसल है, इस बार जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हमने एक टर्म का बड़ा यूज करा, एमएसपी। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट देती है किसी भी फसल को। तो गेहूं और चावल दो ऐसी फसलें हैं जिन पे एमएसपी मिलता है। जो बाकी फसलें हैं, जो वेरिएड फसलें हैं, उन पे एमएसपी नहीं मिलता। तो फार्मर्स को अच्छा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा डिसेंट पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, केवल गेहूं और चावल को ही बोते हैं। हम पिछले में देखते हैं कि किसान क्या कर रहे हैं, टमाटरों को फेंक दे रहे हैं उसको, क्योंकि उनको उसका उतना प्राइस नहीं मिलता, जिनका उसका कॉस्ट हो जाता है उनको उसकी इतनी वैल्यू नहीं मिलती। तो जब ये एमएसपी के कारण, क्योंकि फार्मर्स इन दोनों को बीज रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो वेरिएड क्रॉप था, इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि उनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे उनका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया। इससे हम देख भी सकते हैं कि 2014 और 2013 के बाद जो फार्मर लेबरर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली सुसाइडल रेट बढ़ा, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं थी, वो कर्जे में डूब चुके थे, मैक्सिमम फार्मर्स कर्जे में, तो उनके पास ऑप्शन, तो यहाँ धीरे धीरे सुसाइड रेट बढ़ा। और 2020 के बाद कोई एक सफिशिएंट डेटा भी नहीं आया जिससे हम पता लगा सके कि कितने फार्मर्स उसके बाद सुसाइड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या फार्मर्स की सिचुएशन है। बट फार्मर्स ऐसा करते क्यों हैं? एज पर माई ऑब्जर्वेशन एंड माई कन्वर्सेशन विद फार्मर्स ऑफ द पंजाब, बेसिकली होता क्या है कि अपने खेत में कोई एक फार्मर आग लगा रहा है, उसको देख के 20 फार्मर्स आग लगा देते हैं। तो 20 फार्मर्स आग लगा देते हैं, और ये एक चेन चलती रहती है कि एक ने लगाई, चल भाई मैं भी लगाता हूँ, दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, और धीरे धीरे एक बहुत मैसिव स्केल पे ये स्टबल की आग लग जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्टबल का कोई सोल्यूशन नहीं है?
लेकिन ऐसा नहीं है, इस स्टबल का एक सोल्यूशन है। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल विकसित हुआ, तो एग्रीकल्चर में भी जैसे एक मैं हैप्पी सीडर एक मशीनरी है जो कि क्या करती है कि स्टबल को काटती है और काट के क्या करती है कि इसको पानी में क्या काट के क्या करती है, उसको जमीन में फिर से मिला देती है, यानी जमीन में फिर मिला के एज ए मैन्योर यूज हो जाती है ये। लेकिन ऐसी मशीनरीज होने के बावजूद भी फार्मर्स फिर भी क्यों चला रहे हैं? तो यहाँ पे असली गेम आती है 1 रुपए की माचिस वर्सेस 3 लाख की मशीन। तो फार्मर्स को बेसिकली ये लगता है कि जो काम 1 रुपए की माचिस कर दे रही है, उनका एक वही तो काम 5-3 लाख की वही कर रही है, 3 लाख की वही मशीन करे, तो वो न्यू इक्विपमेंट्स को क्यों ले? क्योंकि उनके पास इतनी इनकम भी नहीं है। इन मशीन का रेंटल कॉस्ट ही इतना ज्यादा आ जाता है कि फार्मर्स इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2017 के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए ताकि इन मशीनरीज पे सब्सिडीज मिले। इन मशीनरीज पे सब्सिडीज पे मिलते हैं, कुछ किसान यूज भी करें, लेकिन फिर भी इसका कॉस्ट तो 1 रुपए की माचिस से ज्यादा ही बढ़ रहा है ना। तो फार्मर्स की वैसे इनकम कम है, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि इसको फिर जलाना ही एक सोल्यूशन मानते हैं। लेकिन इस जलाने से भी ना बड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कि जलाने से क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो मैं आपको बताता हूँ कि हम बार बार आज के मॉडर्न टाइम पे जिस वर्ड का यूज करते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी कोई बहुत ज्यादा आज के जमाने की 10-15 साल के जमाने की कोई फैशनेबल चीज नहीं है। अगर आज हम 70 साल पहले देखें, जब हमारे पास कम रिसोर्सेज थे, हम कम अर्बनाइज थे, हम कम लग्जरीज को एक्सपीरियंस करते थे, तब भी हम एक सस्टेनेबल लाइफ जीते थे। पुराने जमाने के लोग देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक पेन था तो वो उस पेन में बार बार रिफिल डाल के उसको यूज किया करते थे, लेकिन आज के जमाने में देखेंगे एक पेन के चलो दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। तो धीरे धीरे हम लग्जरीज के इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि भाई मॉडर्न कल्चर को या मॉडर्न प्रैक्टिसेस को इतना ज्यादा अपना रहे हैं कि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू जो कि सस्टेनेबिलिटी है, हम उसको भूल जा रहे हैं। एंड इस सस्टेनेबिलिटी को कायम करने के लिए, स्टबल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहले तो फार्मर्स में एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि भाई फार्मर्स भी कुछ इकोनॉमिकली अर्न कर सकें। जब वो इकोनॉमिकली अर्न करेंगे तभी वो स्टबल का एक क्या कर पाएंगे, एक ढंग से उसका उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो अब हम इस सस्टेनेबिलिटी के गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई। बेसिकली जो कि मैंने अपनी रिसर्च से ये फाइंड आउट करा कि साउदर्न इंडिया के रीजन में क्या हो रहा है कि एज अ मल्च इसको यूज किया जाता है स्टबल को, यानी स्टबल के जो है वो अल्टरनेटिव यूजेस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं कि अल्टरनेटिव यूज क्या है। तो इसको फील्ड में डाल दिया जाता है एज अ मल्च, एंड उसके ऊपर क्या करते हैं कि अपनी क्रॉप को लगा दिया जाता है। तो ये बेसिकली एज अ फर्टिलाइजर भी काम करता है। लेकिन दूसरी प्रैक्टिसेस भी जो कि मैंने हिमाचल में ऑब्जर्व करी वो ये थे कि कुछ किसान क्या कर रहे थे, छोटे स्केल पे स्टबल का यूज कर रहे थे एंड उससे नो टिल फार्मिंग कर रहे थे, यानी इसमें जमीन को नहीं खोदा जाता है और मल्च के नीचे ही उस पैडी को खेत में बिछा दिया जाता है और मल्च के नीचे सीड्स डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो फिर इतना कोस्ट वर्दी नहीं बन पाती हैं, तभी फार्मर्स इसको अडॉप्ट नहीं करे। लेकिन फार्मर्स अगर इसको अडॉप्ट करें तो ऑब्वियसली कुछ सस्टेनेबल चेंजेस आ सकते हैं। रिसेंट के टाइम पे 2019 के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम पूसा बोलते हैं, उसने एक डिकम्पोजर बनाया। तो बेसिकली ये डिकम्पोजर क्या था कि ये कैप्सूल्स होते थे छोटे छोटे जो कि स्टबल में डाल दिए जाते थे, जब भी उसको खेत में स्टबल में डाल दिया जाता था। और बेसिकली होता क्या था कि स्टबल को जल्दी उसका मैन्योर बना देते थे, उससे जल्दी खाद बना देते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स इन सब का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बेसिकली चीज ये है कि एज पर माई कन्वर्सेशन कि जब भी वो राइस को हार्वेस्ट करते हैं तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है उस पेडी का। ये मशीन्स बहुत महंगी आते हैं, फिर भी इसको पूरा मल्च करके फिर ये डालना पड़ता है, वो उनको बड़ा ज्यादा लेबर इंटेंसिव लगता है, क्योंकि उसमें अगर उसको पूरी लेबर उनको लगानी पड़ेगी और लेबर का कॉस्ट बड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो वो अपनी कॉस्ट की रिडक्शन करते हैं। लेकिन फार्मर्स हर साल वेट करते हैं कि भाई कोई आए, गवर्नमेंट आए या कुछ भी आए, वो उनके स्टबल को ले जाए या तो कहीं को उसको खाली लैंड में डाल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है उनके लिए, फिर उनके लिए बड़ा कम टाइम बच जाता है अगली खेती के लिए, तो इसलिए वो जला देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अभी मैंने रिसेंट की न्यूज में, साल की न्यूज में देखा कि जलंधर के कुछ फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स ने क्या करा कि कुछ एक कप बोर्ड बनाए, यानी इस पूरे के पूरे स्टबल से कप बोर्ड बनाए। एंड कुछ फार्मर जिन्होंने स्टबल बर्न नहीं करा, उनको पंजाब गवर्नमेंट ने ऑनर भी करा। तो ऐसे ऐसे कुछ मेजर्स लिए गए जहां पे हम इसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट से मिलकर हम कुछ ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ये सब फैक्टर्स है कि हमने स्टबल को लिया, पावर प्लांट्स में डाल दिया, एज उसको फ्यूल यूज कर लिया, यहाँ पे एज हमने हर कहीं उसको लगा दिया। लेकिन इससे ये जो प्रॉब्लम है स्टबल बनने की, ये बड़े कम टाइम के लिए सॉल्व हो रही है, इंटरम रीजन के लिए सॉल्व हो रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। या जिस वो गेहूं की खेती पे पहले डिपेंडेंट थे, अब उनको उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है।
अब उनको दूसरे दूसरे क्रॉप्स भी उगाने, जैसे मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, एंड उन क्रॉप्स पे भी एमएसपी की नीड है ताकि फार्मर्स एनकरेज हो उन क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन करने से, उन क्रॉप्स को उगाने से। और जो हमारी ट्रेडिशनल हैबिट्स थी, जो कि इस बार का G20 का हमारा मोटो भी था कि हाँ हम मिलेट्स की ओर जाएं, मिलेट्स को खाएं, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मिलेट्स या जो मोटा अनाज है ऐसे क्रॉप्स है जिनका अभी भी हमने पोटेंशियल को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करा हुआ है, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बायोमास प्रोजेक्ट्स में, भट्टियों में इस सब का यूज हो सकता है, ये सारे यूजेस हैं स्ट्रबल के, लेकिन बड़ा कम टाइम का ये सोल्यूशन है, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, अलग अलग तरह की क्रॉप उगाना, यानी फार्मर्स गेहूं और यही ना उगाएं जिनसे स्टबल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जैसे राजमा हो गया, बार्ले हो गया, ये अलग अलग तरह की, जैसे पटेटो हो गया, इनसे स्टबल की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनका जो इनमें जो सेलुलोज का अमाउंट होता है इनके जो स्टबल में या इनके जो प्लांट में, वो कम होता है, तो इससे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो इन क्रॉप्स को भी फार्मर्स उगाएं, यानी क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी क्रॉप रोटेशन करें, केवल एक क्रॉप के ऊपर ही ना रहें, ये अलग अलग क्रॉप्स लगाएं, वीट भी लगाएं, चिकोले भी लगाएं, एंड इन सारी क्रॉप्स को लगा के वो क्या कर सकते हैं, एक तो अपनी इनकम भी इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा फैक्टर सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो सबल बर्निंग से सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है, और जो पूरी की पूरी दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है जो कि ये क्रिएट होती है, ये भी कम हो सकती है। दूसरी बात है कि जो मैं पूरी की पूरी आपको ये प्रॉब्लम बता रहा, तो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो एज ए ह्यूमन, हमने पूरी दुनिया में आज तक जब भी हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है, तो हमने दुनिया में कई ज्यादा स्पीशीज को एक्सटेंड कर दिया हंटिंग करके, कई ज्यादा प्लांट्स को एक्सटेंड कर दिया, और अब हम ये पोल्यूशन करके खुद का ही एक्सटेंशन करे जा रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार पोल्यूशन से पूरी जो टोटल डेथ होती है वो 90 लाख होती है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड 90 लाख मौतें होती है, और उन 90 लाख मौतों में जो एयर पोल्यूशन का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा 66.7 लाख कंट्रीब्यूशन है, और अकेले हम, और 2019 में वो 45 लाख था। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 60.7 लाख पोल्यूशन के कारण मौतें हो जाती है, जिनमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंट्रीब्यूशन 2.8 लाख है, यानी हम पूरे कितने ज्यादा लोगों को इस एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम के कारण जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हम कुछ न्यू प्रैक्टिसेस लेके, न्यू मेजर्स लेके, इन सारी प्रॉब्लम्स से हम टैकल कर सकते हैं। और इन प्रॉब्लम से क्या हो रहा है कि हालांकि इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, एक पूरी की पूरी हमारी कंट्री का एक जो सोशल स्टेटस है, ग्लोबल स्टेटस है, एक इकोनॉमिक स्टेटस है कि भाई कैसे देश है भारत, उस पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे एक पोल्यूटेड नेशन पे जहां पे एयर क्वालिटी अच्छी ना हो। इस बार की हम वर्ल्ड कप जब इंडिया होस्ट कर रहा था, तो जो वर्ल्ड कप का मैच दिल्ली में था, तो प्लेयर्स वर अनेबल टू ब्रीथ, उनको मास्क लगाने पड़ रहे, तो ये सारी सिचुएशन एक इंडिया का जो ग्लोबल रैपो है उस पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाली, और ग्लोबल जो जीडीपी का लॉस है, ग्लोबल जो 6.2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी 4.6 ट्रिलियन का हम जो है ग्लोबल जीडीपी का लॉस भी इस पोल्यूशन के फैक्टर के कारण कर पा रहे हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हम बार बार करते हैं कि जो एक बड़ा एक कहा भी गया है कि ये पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं, हमें ये समझना चाहिए कि पृथ्वी को हम अपनी जागीर समझ लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम पृथ्वी के ही एक पार्ट हैं, और जब हम पृथ्वी को ही अपना एक पार्ट समझेंगे तो हम पृथ्वी को बचाएंगे, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ाएं, इसके कारण हम पूरे इकोसिस्टम को तो नुकसान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी ही मौत कर लेंगे, यानी हम अपनी ही एग्जिस्टेंस को खत्म कर लेंगे। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनको हम तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है, और इनसे टैकल करने के लिए हमको जो है वो डिफरेंट सस्टेनेबल मेजर लेने चाहिए, गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, एंड जो सस्टेनेबल चीजें हैं जिनसे हम इनको टैकल कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए, तब भी हम एक अच्छी सस्टेनेबल एक सोशल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल एक अर्थ बना पाएंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉक। Thank you so much, Mr. Ayush. That was wonderful. Like I have to say, that was really wonderful with a lot of information. और आपने साइंटिफिकली भी चीज़ों को ब्रेक करके बताया कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो हैं और भी बहुत सारी जो टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन किया। सो दैट वाज रियली वंडरफुल और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई एम श्योर कि आज की ऑडियंस को मिली होगी आपके प्रेजेंटेशन से। एंड वी हैव सम क्वेश्चंस एज वेल for regarding today's presentation. So let's take them. So the first question is by Manvi Saraswat और वो basically क्या पूछना चाह रही हैं, आपने जैसा कि explain किया था अपनी presentation में that ₹1 versus 3 lakh happy seeder machine. तो वो not every farmer can afford that machine और जो ये technical advancements हैं ये
कुछ हद तक जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को काफी ज्यादा इम्बैलेंस करते हैं। तो इज देयर एनी दैट मीडियम वे जहां पर जाकर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए, या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो वर्क करता, मतलब इतना भी चीप ना हो टू लाइक 1 रुपीज, और इतना भी महंगा नहीं कि 3 लाख तक पहुंचे? ऑब्वियसली किया जा सकता है मानवी, इसके ऊपर मैंने सोचा भी था और मैंने बात भी करी। तो कुछ जो पंजाब के गांव थे उन्होंने क्या करा था कि जैसे 10 फार्मर्स हैं, उनकी 10 खेत है, तो उन्होंने कंबाइन 10 ने इकट्ठे मिलके एक हैप्पी सीडर मशीन ले ली थी। रेदर देन कि हर एक फार्मर एक एक मशीन ले, तो उससे क्या कर सकते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे वो इन मशीन्स को परचेज कर सकते हैं। दूसरा मेजर कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन न्यू चीजों को अडॉप्ट करना भी उनको सिखाए, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको अडॉप्ट करें। हालांकि इनको अडॉप्शन करना भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे ये मशीनरीज ली जा सकती हैं कि भाई एक किसान लेगा तो 3 लाख की पड़ेगी ना, लेकिन सबको ही सबकी पैडी है, सबको ही स्टबल बर्न नहीं करना है। तो अगर 20 किसान मिलकर एक मशीन ले और उससे एक सोल्यूशन निकालें, तो वो भी एक बड़ा एक अच्छा एक कंसर्न हो सकता है कि कम्युनिटी लेवल पे हम इन मशीन की परचेज करें, इसके ऊपर सब्सिडी को बढ़ाएं। तीसरा फैक्टर ये है कि हाँ, लोगों की हैबिट में ये चीज लाएं, यानी कि उनकी हैबिट से जो 1 रुपए की माचिस से जलाना है उसको खत्म करें और बोलें कि हाँ भाई आप इन मशीन का यूज करो। तो गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले सकता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो इन मशीन का एक हाई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ताकि लोग इनको खरीदें। आई गेस आई एम अनएबल टू गिव यू द आंसर, एबल टू गिव या यू द लाइक आंसर। दैट्स रियली राइट, लाइक अगर हम एक मशीन को अलग अलग फार्मर्स यूज कर सकते हैं, सो दैट्स अ रियली नाइस हम्म। option to do. One more question which is hitting in my mind is कि आपने बताया कि गवर्नमेंट्स फार्मर्स को बताए कि आप इस तरीके से कम्युनिटी बेसिस पर मशीन्स को ले लीजिए, बट फार्मर्स को बताए कैसे, मतलब व्हाट आर दी वेज टू इन्फॉर्म देम? आपने अपनी पीपीटी की लास्ट में XC2 और इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में भी बताया, विच इज द हम्म। पार्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अंडर सस्टेनेबिलिटी मीजर्स। हम्म। तो वो हम्म। कॉन्सेप्ट को फार्मर्स तक पहुंचाया कैसे जाए, बिकॉज एवरी फार्मर इज नॉट अवेयर अबाउट दीज डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द साइंस और ओके। सस्टेनेबिलिटी। तो ओके, द मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे ही ना ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, तो फार्मर्स का प्राइमरी फोकस बन गया कि भाई हमें ज्यादा खेती करनी है, हमको कोई इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है ना। वी वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंट कि ज्यादा अनाज कराना है। तो एक बहुत हद तक कम्युनिकेशन गैप आया बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द फार्मर्स, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग तो आपने दे दी कि भाई आप ज्यादा खेती कैसे करो, आपने हाई क्वालिटी सीड्स तो दे दिए, लेकिन जो उससे प्रॉब्लम्स हुई उसकी तो आपने उनको ट्रेनिंग दी नहीं। तो देर वॉज अ मेजर लैक ऑफ गवर्नेंस विच आई फेल्ट कि उनको इतना ट्रेनिंग नहीं मिला है कि वो उसको डिस्पोज कर सकें, है ना। और अब उन गवर्नमेंट को लग रहा है कि जब ये बद से बदतर सिचुएशन होगी अभी के टाइम पे, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर लिया कि भाई इसको बैन किया जाए, इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। एंड इसको तब 2017 के टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ने कुछ दिए। तो जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें वो एक बहुत कम्युनिकेशन गैप है, फार्मर्स का इतना ज्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, कि ना वो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्कीम्स है जिनसे वो बेनिफिशियल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनके पास कम्युनिकेशन करें, वी एज अ साइंटिस्ट इसमें कंट्रीब्यूशन करें कि भाई उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर एक्सप्लोर कराएं, या उनको कुछ मेजर्स बताएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनसे कम्युनिकेशन करें कि आप ये अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। तो आई गेस द मेजर लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मर्स, क्योंकि कौन चाहेगा, क्योंकि धुएं की समस्या तो फिर पंजाब में भी रहती है ना। इवन आई फेल्ट धुएं की समस्या इन चंडीगढ़, तो कुछ हद तक तो वो वहां पे भी रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा हो जाती है वो फैक्टर अलग है, लेकिन समस्या तो उनके लिए भी है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप इसमें बड़ा मेजर चैलेंज है। ओके ओके, दैट्स रियली राइट, एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप बहुत मेजर चैलेंज है, एंड आई थिंक वी शुड गो फॉर प्रिवेंशन रादर देन प्रोहिबिशन और एक्सट्रीम बैन। सो अगर हम Yes. प्रिवेंशन करें तो उस तरीके की कंडीशंस आएंगी ही नहीं कि हमको उसको एकदम से बैन करना पड़े। लास्ट हम्म। क्वेश्चन आई वुड टेक बाय मिस समृद्धि, एंड शी इज आस्किंग दैट why this problem is not so evident in the South India and in our neighboring countries as well? ओके, दिस इज द नाइस क्वेश्चन। आई वाज मैं रीडिंग पढ़ा था कि साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है। बेसिकली हुआ क्या कि एक तो साउथ इंडिया में जैसा दिल्ली का ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वैसा कोई सिंक नहीं है कि वो दिल्ली को एक सिंक बना रहा हो। एक तो मेजर फैक्टर उसमें है कि भाई जलाया तो वहां पे भी जाता है, लेकिन वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतना नहीं करता क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन ऐसी है कि वो उसको बहा ले जाता है वहां से, दिल्ली की तरह उसको एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर देता है। दूसरा फैक्टर ये कि जिन मैं आपको प्रैक्टिसेस की बात बता रहा था जो कि साउदर्न इंडिया के बेसिकली जो कावेरी का बेसिन है
उसमें ये मेजर्स लिए गए कि ये जो मल्च करा जाए उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाए। तो ये सारे वहां पे एविडेंटली गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है एंड एविडेंटली फार्मर्स को ट्रेनिंग भी मिली है इन द साउदर्न रीजन। तो फार्मर्स ने इन हैबिट्स को अडॉप्ट करा है वहां पे। एक दूसरा फैक्टर ये कि उन्होंने ये जो सस्टेनेबल हैबिट्स हैं उनको किसी हद तक अडॉप्ट करा। और दूसरी बात, साउदर्न इंडिया जो है वो केवल केवल दो फसलों का ही एक हब नहीं बन गया है कि बस गेहूं और चावल ही है या गन्ना है वेस्टर्न यूपी में। तो बेसिकली वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को भी वैल्यू करा गया है, जो कि मैंने आपको मेजर्स बताए। तो ये सारे मेजर्स वहां पे लिए गए हैं, दैट्स वाई। एंड वहां पे कोई दिल्ली जैसा सिंक नहीं है, तो इतना एविडेंट प्रॉब्लम नहीं दिखता है जितना नॉर्दर्न रीजन में दिखता है। तो ये जो दो मेजर फैक्टर हैं जो साउथ इंडिया को इससे बचा देते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Okay, okay, that's really nice, Mr. Ayush. And once again, congratulations. Last question I would ask you is, what is your experience with this platform, like GSTS? What is your experience, and what would you like to convey to our audience regarding this? बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के कारण ही इसके बारे में पता चला। तो आई फाउंड दिस कि ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम जैसे यंग माइंड जिनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, इवन आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने डिग्निटी वाले प्रोफ़ेसर्स, स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे सुन पा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम नॉर्मल फ्रेंड्स में भी गॉसिप करते हैं, तो आल-फ़ज़ूल की बातें ज़्यादा कर लेते हैं, कोई काम की बात बड़ी कम करते हैं। तो दिस दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम कुछ काम की बातें ले सकते हैं। और अभी जैसे मुझे लगता है कि नया साल भी आ रहा है, हाँ, जैसे नया साल भी आ रहा है, तो नए साल में भी हम कुछ सस्टेनेबल मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हम सबका ही काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो जरूरी नहीं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मुद्दा है, जितने भी मुद्दे यहाँ पे उठाए गए, पिछला सेशन मैंने अटेंड करा था, कॉलोनियलिज्म पे बात की गई, उपनिवेशवाद पे बात करी गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म नर्चर करा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल ऑर्गेनाइजर टीम फॉर दिस, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स लाइक मी। Thank you so much, Mr. Ayush. And once again, congratulations. And I like that idea that New Year is coming. So rather going for personal New Year resolutions, let's go for community, some sustainable resolutions. So once again, congratulations, Ayush. And proceeding further, it's time to invite our guest of honor, Dr. DN Singh sir, again for his final remarks over today's topic, over today's session, and over this initiative. ओके, थैंक यू। सर आवाज आ रही है? हम ये सर हम आपसे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में इसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं सर। एंशिएंट और मेडिवल इंडिया। नो यू गो अहेड, दिस इज माय रिक्वेस्ट, यू गो अहेड, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। तो मैं ऐसे ही जोड़ूंगा। और आयुष ने तो बहुत अच्छा, मतलब ये जो स्टबल, यानी कि हम लोग देहात में बोलते हैं ठूट इसके, जैसे चाहे गेहूं का हो, और यहाँ पराली बोलते हैं, पराली, और वहां पुआल बोलते हैं। हमारे बिहार में अभी में पुआल ही होता है। दूसरी बात, मिर्जा गालिब के स्टेटमेंट से जिस्म और जान दिल्ली के बारे में जैसे भी है, यहाँ की हवा खराब हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है, सब आपने सुना। और आयुष ने बहुत अच्छा, मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से, और एयर क्वालिटी के बारे में भी, क्यों ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है उसमें। एक बात जो है मुझे वो जो लगी कि ये जो पंजाब में हो रहा है पराली जलाना, यानी ये जो स्टबल बर्निंग, वो हम भी गेहूं और धान रोपने वाले किसान परिवार से आते हैं। और बिहार में पराली जलाने का, यानी ठूठ जलाने का कोई वो नहीं है। पुआल को क्या करते हैं, मशीन तो आ गया है कि जैसे उसका सीड्स जो है ऊपर से काटा, जैसे गेहूं का वो है, वो थ्रेशर जैसे गेहूं के लिए थ्रेशर है, या मशीन में जाती है वो फिर अलग हो जाती है। पहले तो थोड़ा प्रोसेस दूसरा था। आज भी पराली को लोग क्या करते हैं, वो जमा करके और वो ट्रक से वो भेजते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो थर्मल प्लांट में इस्तेमाल होता है, कुछ ज्यादातर चारे में इस्तेमाल होता है, उसका भूसा बोलते हैं, बना के उसका भी इस्तेमाल होता है। और ये सब जो है पंजाब में, अगर वो मशीन 3 लाख वाली मशीन की बात करें, तो सरकार अगर प्रमोट करे तो अच्छी बात है, 10 लोग मिलके करें। ये भी आयुष का विचार अच्छा लगा। और ठीक है, ये समस्या रहेगी, और खास करके दिल्ली बड़ा इससे प्रभावित हो रहा है। और देखा देखी लोग करते हैं। आयुष की एक बात कही कि एक ने जला दिया, दूसरा देखा जला, तो चलो सारे के सारे जलाने लगे। खाद में इस्तेमाल हो,
अच्छा, फसलों का जो है, क्रॉप्स का जो है, जहाँ तक ये है कि मई में पहले कुछ धान की किस्में आती थी, अब उसको चलो पोस्ट मानसून में कर दिया। तो ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान की यही स्थिति है। आज सरकार ने जो नियम और सब खेती के भी है अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी भूमि की जो जो उपजाऊपन है, जो अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स की क्या उसको चाहिए, तो उसके मुताबिक यही है, सीजन भी यही है। और है, सरकार प्रमोट करे तो अच्छी बात है। और ये टॉपिक बहुत अच्छा था। और जहां तक मनीष कर्मवार जी का है कि धान की बात है, तो एंशिएंट इंडिया मेडिएवल में धान की बात करें, तो अगर एंशिएंट से हड़प्पा में जाते हैं, तो आपने गेहूं का, धान का जिक्र वैदिक काल में भी देखे। धान के बहुत कम पहले वो बाजरा, ज्वार बाजरा चलते थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय। धान तो बड़ी मुश्किल से, गेहूं भी आया तो बाद में, बाजरे के बाद आया। उसके बाद धान आया। धान की खेती का भी जिक्र है। चावल और उसके बाद जब अगर मेडिएवल पीरियड में देखें कि धान की अगर जैसे डिमांड की बात है, तो गेहूं की भी डिमांड बढ़ी है, बढ़ती जा रही है। जैसे गेहूं, एक बार हमारे यहाँ एक सेमिनार हो रहा था, तो आरसी ठकरान सर ने कहा था कि पहले बाजरे की रोटी खाते थे लोग हरियाणा पंजाब में। और ये पूरी स्थिति थी, पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्थिति थी, इंडस वैली का। और जब गेहूं, अगर जब से आया गेहूं, जौ जौ तो था ही, तो जौ का तो उतना वो नहीं है। गेहूं जब आया तो उसका जब आटा हफ्ते में 1 दिन 10 दिन पे, तो बड़ा खुशियां मनाते थे। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। आज के तारीख में तो धान और गेहूं, गेहूं दोनों की डिमांड बढ़ गई। मेडिएवल में इसको प्रोत्साहन दिया गया। जैसे यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे डिमांड बढ़ती गई, प्रोत्साहन दिया गया। जहाँ ये नए-नए तरीके, अभी साउथ की बात करें कि साउथ में ठीक है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, मशीनरी उनके पास है, या उसको मैन्योर यानी खाद में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं पराली को, या एक और तरीका है। तो सरकार तो प्रमोट करती है, बाकी किसमें क्या कमी है, क्या है, कुल मिलाकर इतना जरूर है, यानी कि मेडिएवल पीरियड में भी धान के जो है प्रोडक्शन बढ़ता गया। अंग्रेज आए तो बहुत सारा जो है, अब जैसे हम फिरोज शाह तुगलक के जमाने की बात करें, जो कैनाल कैनाल जो ये हुआ एग्रीकल्चर के लिए, फिरोज शाह के जो कल्याणकारी कार्य में वो कैनाल का ही सबसे ज्यादा, कुआं और कैनाल, नहर, कुएं खोदे गए और फसलों का उपज बढ़ाया गया। तो किया, सरकार भी तब से कर रही है। अंग्रेजी सरकार में आने के बाद हमने जितना वो सेटलमेंट देखा, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम में, धान और गेहूं तो पूरे ऑल इंडिया की बात है। अगर मैं धान की बात करूं, धान का कटोरा कहा जाता है, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि धान का जो है यानी समर्थन मूल्य, एमएसपी जो है, वो सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट भी उसको तो धान सबसे ज्यादा वहां होती है, वहां पराली जलाने की घटना नहीं होती। तो या तो जागृति की कमी है उसमें, या साधन की कमी है, या सोच में कमी है। सरकार को भी आने चाहिए। और छत्तीसगढ़ में इसे प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में तो जो ट्रेडिशनल चारा आ रहा है, खाली मशीनरी है कि वो है, लेकिन आज भी पराली नहीं जलाते। वो हमने जितना भी 100-150 किलोमीटर, वो झारखंड बॉर्डर से लेके जितना मैंने देखा है कि लोग ले जाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, यानी यूटिलिटी है इसकी। और भी खाद बनाने की भी यूटिलिटी हो सकती है। तो अब कुल मिलाकर ज्यादा वो नहीं है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। गेहूं और चावल जो ना खाते वो भी खाने लगे हैं। और सो ये तो टेस्ट की बात है। साउथ इंडिया में जो भी अब खान-पान है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। और जिसको लगे वो फास्ट फूड भी खाता है। लेकिन गेहूँ, चाहे वो मैदे में इस्तेमाल हो, चाहे वो हो, तो जौ गेहूँ की डिमांड है और बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में सरकार को ये लेना चाहिए। और ये टॉपिक रख के बहुत अच्छा किया है हमारी जीएसटीएस टीम ने और सिलेक्शन कमिटी ने। तो मनीष कर्मवार का भी फाउंडर रहे हैं हमारे, उनका धन्यवाद। और आयुष ने बहुत बढ़िया आज टॉपिक रखा। व्हाई इट इज क्या कि इसको कैसे रोका जाए, स्टबल बर्निंग को, नॉर्थ इंडिया को पॉल्यूट कर रहा है, खास करके दिल्ली के जो जो राजधानी है, जो दिल्ली का दिल है, जो जिसमें मिर्जा गालिब जिस्म और जान, उससे प्रभावित हो रहा है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकारों भी अपनी लापरवाही बरते। पंजाब पंजाब इस मामले में 10 साल से सुन रहे हैं, तो होनी चाहिए। और इस टॉपिक से अच्छी बात है, एक अच्छा जागृति भी आएगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आयुष स्पीकर को बहुत अच्छा किया। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और लाइक आप जुड़ते हैं, ऑब्वियसली हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड दिस सोसाइटी एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर insights, for all your informative facts or comments. So thank you so much once again for joining us today. Now proceeding further, it's time to invite the speaker for a 2B GSTS, that is GSTS 149. But due to some issues, she is not here. So, for speaking out her objectives on her behalf, I would like to invite Ms. Samriddhi. So, Ms. Samriddhi, are you? Yes, Shalendra, am I audible? Yes, yes, you're audible. All right. Thank you so much. Yeah, so first of all, the entire GSTS family would like to extend a most heartfelt thanks to all of you for being a part of today's session. And we do understand that there might be some prior engagements for the evening, but still, all of us chose to enrich our minds academically. So, in the continuation of our academic interests on a range of kaleidoscopic topics, I would like to present. The central objectives of our upcoming talk of the platform. And our speaker for the next Sunday, as mentioned by Mr. Shailendra, is Ms. Anushka Srivastav. Also, as already mentioned, because of some unforeseen personal emergencies, she couldn't mark her presence in today's session. Therefore, I wish to reiterate the central arguments of her talk that were conveyed to her by the team. Um, Miss Anushka has completed her graduation from Ramjas College and her post graduation from Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi, in the subject history. And she is going to speak on the topic internal displacement in Africa and assessment of Tanzania. So, in this topic that is centralized around this continent of Africa, she would like to speak about the trends and patterns of, the internal displacement of Africans, and she will specifically highlight the factors that are responsible for it, along with a keen look at the problems that are caused by this displacement. So, the results of the displacement will be a central argument of her talk. Also, her objectives include what are those motivating factors behind Africans' decision to migrate. Besides this, she would also evaluate how African migrants' experiences they are caused due to internal displacement, and therefore she would conclude the topic with these motivating factors behind the migration, and what are those experiences that they go through. So the entire GSTS team would like to it would like to put forth this humble request before all of you to kindly attend this session. That will be GSTS 149th on the next Sunday, and this session will also be a step closer to our journey century and a half. So therefore, please come and join our next session, and yes, and please mark your presence for the next Sunday. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Samriddhi, and I'm also like inviting you once again to be there in at GSTS 149th, where Ms. Anushka will be addressing her topic. Okay, so thank you so much once again. At last, it's time to wrap up this session, and I think nothing can be this much perfect. Like this is the perfect binding of this year for a scholar and for faculty members as well. Nothing could be perfect than this. Although we could have some evening plans as well, but this is the perfect bind up. And like to wrap this session, I would like to hand over this moderation to Dr. Manish Kanwar, sir. Thank you, Salen. It's a really pleasure, Ayush, to listen to you. But before my comments and my thanks, I would like to invite two of my guests for quick remarks. One is Madhuri Sarma and another is Barami. So very quick remarks from Dr. Madhuri Sarma from Bharati College. He's a very good friend and he's working on so many things. So over to you, Madhuri, for quick remarks. Thank you, Manish Sarji, and it was really, I mean, nice hearing to Ayush, but somehow I was caught up and I missed some of the portions of your lecture. But from the answers and from Professor D.N. Singh's remark, I gathered that definitely you have delivered a very good topic. In fact, I have also written very briefly about this problem, stubble burning and capital crime, and it was published in Haryana History Congress, I think last session. So what I feel like that the complete nature of cultivation is different in North India and South India.
What I gathered is that in North India, there was a kind of more commercial interest in the cultivation of rice as well as wheat. And because of the shortening of the weather patterns and a kind of government policy which is coming, because of which peasants of North India, they were bound to burn this parali. Otherwise, just like Professor DN Singh has mentioned that in Bihar and in Chhattisgarh or in South India, there was no such scenario of burning the parali. So again, here, this is a kind of appreciation step taken by our government also, that we should go back to millet cultivation. दिस इज व्हाट आई एंड रियली आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव कि अगर हम अपने पीछे भी जाएं, और मैंने भी देखा हुआ है, मतलब हमारे गांव में, जैसे हम सब भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से तो जुड़े ही हुए हैं, कि गांव में जौ और जो मोटा अनाज जिसे कहा जाता था, वो विद द कमिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन एक पिछड़ापन झलकाता था। तो यहाँ से लोगों ने कि हमारे यहाँ मेहमान आए तो हम उनको गेहूं खिलाएंगे, हम उनको बासमती चावल खिलाएंगे, और ग्रेजुअली लोगों का स्टेटस इस बात से तय होता था कि वो महीने में कितने दिन गेहूं की रोटी खाता है और कितने दिन बासमती का चावल खाता है। या अभी आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, ये कौन सा इंडिया गेट जो बासमती राइस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि अरे आप अपनी सास से बहुत प्रेम करती हैं, या पति को या बच्चा आया है तो आप उसको खुला बासमती क्यों खिलाएंगे, आप उसको इंडिया गेट का बासमती खिलाएं। तो ये जो स्टेटस सिंबल भी है, जो हमारे खान पान के साथ हम जोड़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी उसके लिए सचेत होना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि बहुत सारा जो है गेहूं की वजह से लोगों को डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि ग्लूटेन जो होता है, कहा जाता है ना, इसको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि आपको बाजरा खाना है या जौ खाना है। और कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को भी देखते हुए मुझे पूरी तरीके से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमें मोटे अनाज के कल्टीवेशन की तरफ वापस जाना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पे एक और जुड़ी हुई है कि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के विकसित होने से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कि गांव में या यहाँ पर भी ट्रैक्टर के आने से क्या हम उसको बोलेंगे विकास हो रहा है या नुकसान हुआ है? क्योंकि ट्रैक्टर आने से हमारे बैल चले गए, हमारे जो क्या कहते हैं दुधारू पशु थे वो चले गए। अब जो है पहले हर एक घर में जो है एक जोड़ा बैल का रहा करता था, एक गाय रहा करती थी, तो जो भूसा हो रहा है वो हमारे बैल खा रहे हैं, या जो भी उनके पास जो भी पशु है वो खा रहा है। उसके साथ हम क्या कहते हैं गोबर का जो खाद होता था वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब सब कुछ जो है सिंथेसाइज हो रहा है, यानी सिंथेटिक हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस डेवलपमेंट को जो है अच्छा डेवलपमेंट नहीं मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें तालमेल बिठा के चलना चाहिए कि डेवलपमेंट भी उस हिसाब से हो जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो, कि हम आगे आने वाले अपने जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। So with this, I end something like this. And thank you, Manish sir. No, thank you, Dr. Madhuri. It's a really fantastic. And now I invite for quick remarks because we are approaching 6 o'clock. And Marumi Datta, and she's a PhD research scholar of our department and working on water resources. So, Marumi, for your quick remarks. Good evening, sir, and my respected teachers and dear scholars. I just want to say that Ayush Thakur's presentation was wonderful. He talked about air pollution in a very effective way, the root cause of air pollution. जो सबको बहुत दिक्कत कर रहा है, जैसे मेरी बेटी को भी बहुत प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन से, एवरी ईयर ये सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट शुड बी responded by everybody, responsible for everybody. Air pollution is a cause we have everybody done. जैसे और एक बात है कि साउथ इंडिया का जो बात आया था कि साउथ इंडिया में क्यों एयर पोल्यूशन नहीं होता है, बट दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग राइस। I'd like to say about North East India. I am from Assam. असम में भी राइस ही प्रोड्यूस होता है, व्हीट प्रोड्यूस नहीं होता उधर, क्योंकि ड्यू टू फ्रीक्वेंट रेन, बहुत बारिश होता है उधर, विंटर में भी बारिश होता है, लेकिन राइस प्रोडक्शन खूब होता है, लेकिन कभी भी राइस की वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है उधर। आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन।
असम में क्या है कि बारिश बहुत होता है और जो स्टेबल है, हम लोग असमीज में नौरा कहते हैं उसको, उस नौरा को ना आफ्टर कलेक्टिंग राइस, नौरा को नहीं जलाते, नीचे से काट करके ना जो लो एरिया है उसमें रख देते हैं और बारिश से अपने आप गल जाता है। So this is a very sustainable solution, as Madam also said that, Madhuri ma'am, that before it was a sustainable type of cultivation. जैसे गाय भैंस हुआ करता था, उसका गोबर यूज किया करता था, और they are eating the stable part of the rice and all. So these are sustainable way and it should be adopted again, I think. और धीरे धीरे ये हो भी रहा है sustainable development. मैं थोड़ा सा स्टडी किया था, थोड़ा बहुत कम स्टडी किया था व्हेन आई वाज इन एमफिल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया में भी बहुत एडॉप्टेड हो रहा है अभी। 40 lakhs कल्टीवेटर्स ऑलरेडी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड इन इंडिया, और बहुत सारे एकड़ भी, मैं एग्जैक्ट भूल गया कितना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अभी आ रहा है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल टॉपिक एंड आई जस्ट वांट टू से thank you to Manish sir for giving me a quick comment. Probably it is not a quick one, it is a long one. Still, thank you so much. No, thank you. Thank you for Dr. Madhuri and you, Mormi. मनीष जी, क्विक एडिशन, मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है कि ये नॉर्थ इंडिया में ये जो गेहूं के कल्टीवेशन के लिए जो समय कम बचता है, इसकी वजह से हरियाणा और पंजाब में ये स्टबल बर्निंग होता है। तो अगर हम गेहूं का कल्टीवेशन यहाँ से थोड़ा सा डिले करें, डिले हो नहीं सकता है क्योंकि वो सर्दी में ही होगा, तो दैट इज व्हाई हियर वन ऑफ द सजेशन इज गो बैक फॉर मिलेट कल्टीवेशन। और आसाम में या साउथ इंडिया में गेहूं का कल्टीवेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्टबल बर्निंग का केस इस वजह से राइज हो रहा है। थैंक यू, that's it. Thank you. So you have done my work, Dr. Madhuri and Murami. So now I'm going to thank everyone, and this is a wonderful evening, and we are approaching 2024. And thank you, Ayush, for giving us a really wonderful depiction about all these idea from Kirurimal College, my alma mater, to Chandigarh, and you are going to, gave a very wonderful presentation. Why I call Dr. D.N. Singh, though the college belongs to Dr. D.N. Singh, I'm out of the college right now, because he was a teacher, but he's a teacher, but he was a farmer also. So that's why I like if you and he never prepared for anything, never. And and our Dr. Madhuri also, Murami also. But thank you, sir, for giving us a wonderful depiction. So start with thanking because we are late, 1 minute late. I don't know what's your plan, but I'm done with this plan. 31st January with GSTS. This is a wonderful evening for me. I'm not going to do anything apart from just DSTS right now. So Ayush, thank you very much for coming. Kindly spread this message. Salendra, Manvi, and Samriddhi, thanks for coordinating this GSTS, and all the my graduate student, PG, MPhil, and PhD students, and those who are newly joined the PhD program. Thank you everyone for coming in this evening, and really you made my day. So with this word, thank you very much. Have a nice day. So former and kindly join, because we are approaching towards 150th GSTS, and for the 150th GSTS, we are planning to work on bridging South, a new concept just coined, bridging South. हिमाचल से कुछ तक है, केरल तक, ऐसा एक टर्म आजकल यूज हो रहा है. So 150th, and also we are approaching towards the continuous 3rd year of GSTS. So thank you very much for all team members and my colleagues from different colleges.